हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एक इम्पोर्टेंट अपडेट, एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 2 का एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है। एडमिट कार्ड स्टेटस आपने पहले देख लिया था, जिसमें आपको एग्जाम सिटी, एग्जाम टाइमिंग के वगैरह के बारे में पता चला था। अब एडमिट कार्ड ऑफिशियली आ गए हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें आपको एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, उसमें एवरीथिंग आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। जो एडमिट कार्ड आएगा, ध्यान रखिए, वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पे आएगा। वहां पे आपको लॉगिन करना है और वहां पे फिर आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स, क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए पेपर के लिए, वो सारी मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी, उसमें सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर दिया था। मैं टेलीग्राम पे फिर से शेयर कर दूंगा। इफ यू वांट टू मेक अ चेकलिस्ट बिफोर अपियरिंग द एग्जाम, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या करना चाहिए लास्ट 3-4 दिन में, तो वही वीडियो आप 2x की स्पीड पे देख लेंगे। डेट विल बी गुड। अलग से मुझे वीडियो डालने की उसकी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आरबी के जो लाइव टेस्ट चल रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 2 के लिए, तो आज लास्ट लाइव टेस्ट हो चुका है आपका। जो लाइव टेस्ट 13 था, इसका ही डिटेल्ड एनालिसिस और मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। तो सीजीएल 2024 के लिए कह सकते हैं लाइव टेस्ट है 20। पहले हमने 20 टीयर 1 के लाइव टेस्ट डाले थे, अब 13 टीयर 2 के लाइव टेस्ट डाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने प्रिपेयर करे होंगे। तो हमने कोशिश ये करी अपने टेस्ट के अंदर, खास तौर पर मैथ सेक्शन में, कि क्वेश्चंस में वैरायटी रखी जाए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको अलग तरीके का मिलेगा। तो बहुत अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे इन टेस्ट में मिले होंगे, और सिर्फ क्या कहते हैं, लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहते थे। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने बहुत ज्यादा रखे इन टेस्ट के अंदर, और इनका सॉल्यूशन मैंने खुद कराया, जिससे कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपका मैथ्स वीक भी है तो आप डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं तो एडवांस्ड अप्रोचेस भी आपको पता चलती रहती है। तो दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब आगे बढ़ते हैं हम। जो लास्ट के 3 लाइव टेस्ट थे, मैंने कहा था इनका लेवल हम मॉडरेट ही रखेंगे, तो ओवरऑल लेवल मॉडरेट रहा है पिछले लाइव टेस्ट का भी, इसका भी और अगले का भी। ये वीडियो अपलोड की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें कराए हैं। ठीक है, जहां जहां आप फंसते वो सारी चीजें यहाँ पे टैकल की गई हैं। तो ये वीडियो देख लेना, स्टेटिस्टिक्स में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली अगर ये आपने कवर कर लिया है। फिर प्रोबेबिलिटी के लिए भी काफी बच्चे बोल रहे थे सर इसकी क्लास भी अपलोड करो, तो आप यहाँ पे देखिए, प्रोबेबिलिटी में आपको ऑलरेडी पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सारी क्लासेस यूट्यूब पे भी फ्री अवेलेबल है। इसके अंदर देखो, ये है, अगर आपको बेसिक चीजें समझनी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बिना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, राइट, वो इसमें है। उसके अलावा बेसिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इधर है। लेकिन आपको लगता है कि यार बेसिक चीजें मेरी कवर्ड है, मुझे बस अच्छे क्वेश्चंस देखने हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे मिलेंगे। ये दोनों वीडियो अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। प्रोबेबिलिटी बहुत वास्ट टॉपिक है, इसका कोई एंड नहीं है। अगर मैं चाहूँ ना तो सिर्फ डाइस को लेके 4 घंटे का सेशन लिया जा सकता है। डाइस के अंदर सिंगल डाइस, फिर डबल डाइस, फिर ट्रिपल डाइस, फिर 4 डाइस, उसके अंदर फिर अलग अलग कंसेप्ट, उसमें बेस थ्योरम भी इंक्लूड लगा देंगे, उसमें और भी चीजें लगा देंगे। तो खाली डाइस पे ही 4 घंटे का सेशन बन सकता है। ऐसे ही हर एक टॉपिक के ऊपर प्रोबेबिलिटी के 10-10 घंटे का सेशन 50 घंटे में भी अगर कराना चाहे प्रोबेबिलिटी, तब भी उसका कोई एंड नहीं होगा। तो लिमिटेड चीजें आपको एग्जाम के लिए करनी है, एंड आई थिंक दिस इज इनफ। इससे आपकी मैक्सिमम चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक बार आप क्लास कर लीजिएगा अगर आपने कवर्ड नहीं है, एंड इफ यू हैव टाइम। अदरवाइज आपके पास जो नोट्स होंगे वो रिवाइज करेंगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चंस मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट में करा रखे हैं, देख ही लिए होंगे आपने, और कंप्यूटर भी कर लिया होगा, तो अब इन पे नहीं जा रहे। जो भी लेटेस्ट एग्जाम के पीवाई क्यू होते हैं आपको इसमें आप आरबी की वेबसाइट पे फ्री टेस्ट में मिल जाते हैं, जो आप टेस्ट के फॉर्म में दे सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस अपना। कंप्यूटर सेक्शन, ये लगभग 9500 एस्पिरेंट्स ने टेस्ट दिया। इसमें जो एवरेज स्कोर आया 27.24 आया, और ये मीडियन स्कोर 28 था। लेवल इसका मॉडरेट था। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो प्रीवियस ईयर का ना हो। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही थे। एसएससी, कुछ एसएससी एग्जाम के थे, और कुछ रेलवे एग्जाम्स में कंप्यूटर आता है उसके क्वेश्चंस थे। ठीक है, लेवल मॉडरेट इसलिए रखा गया था कि भैया जो अभी भी नहीं पढ़ रहा है पेपर को, इसके लिए तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीपीटी पोस्ट की कट ऑफ कंप्यूटर की आपके 27 मार्क्स से जाती है। ये जानबूझ के हम थोड़ा सा लेवल ठीक रखते हैं। बनाने को इजी पेपर बना दूं, सब 45 ले आएंगे, पता चलेगा कंप्यूटर एग्जाम देने के क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप मॉडरेट टेस्ट दें, तो रेडी रहें, क्योंकि कंप्यूटर में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। और एसएससी का प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा, जो टीयर 2 का पेपर का पैटर्न है वो एब्रप्ट होता है। कई बार इजी आ गया, कई बार एकदम मुश्किल भी आ जाएगा।
ठीक है, तो जिन लोगों को कंप्यूटर का बैकग्राउंड में है तो उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है इस सेक्शन के अंदर। ऐसे ही अगर हम बात करें ओवरऑल लेवल, देखो 390 नंबर का जो आपका पेपर था तो ये मॉडरेट साइड था। अगर यहाँ पे 340 या 340 से ज्यादा स्कोर करने वाले एस्पिरेंट्स देखें तो ये 58 एस्पिरेंट्स थे हमारे टेस्ट के अंदर। 330 या उससे ज्यादा करने वाले 195, 300 या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले 2560 आउट ऑफ 22,000 एस्पिरेंट्स जिन्होंने ये टेस्ट दिए हैं अभी तक। ये वाला टेस्ट आप लोगों के लिए ओपन है, ये आप जब तक आपका मेंस नहीं होता तब तक आप दे सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तभी तक के लिए ओपन रखा गया है। बाकी जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट दे ही दें। ठीक है, आप अपने हिसाब से जहां आपको लगता है ठीक है वैसे करें। आजकल मैं कुछ लोगों के कमेंट देखता हूँ, टेस्ट को देके मोटिवेट हो गया, डिमोटिवेट हो गया। भाई एक एक टेस्ट से आप मोटिवेट और डिमोटिवेट हो गए तो कैसे जिंदगी के हर्डल्स को पार करोगे। टेस्ट तो ये तो चलता ही है ना, टेस्ट में आपको परसेंटाइल देखनी, कई बार ऊपर भी आएगी, कई बार थोड़ी बहुत नीचे भी आएगी। एवरी टेस्ट इज डिफरेंट एंड सो इज योर एग्जामिनेशन। जैसे हर एक टेस्ट अपने आप में अलग होता है, डिपेंडिंग अपन आपने क्या चीजें पढ़ रखी हैं, टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं, उस हिसाब से आपका स्कोर अप एंड डाउन होता है। लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो किसी पर आपका मैथ्स अच्छा है, किसी टेस्ट में मैथ्स अच्छा बनाया गया तो आप ज्यादा स्कोर करोगे। किसी टेस्ट में जीके अच्छा बना दिया और आपका जीके वीक है तो आपका स्कोर गिर जाएगा, ऑल्दो आपका मैथ्स कितना भी अच्छा हो। तो हर टेस्ट अपने आप में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरा इतना ही स्कोर है तो इतना ही चलेगा, तो आप मोटिवेट डिमोटिवेट इस चीज से होंगे तो गलत है वो। ठीक है, आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम डे हो सकता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और एग्जाम डे में वो सेक्शन ज्यादा मुश्किल पूछ ले जो आपका प्रिपेयर्ड नहीं है सही तरीके से, तो इट कैन बी योर वर्स्ट डे। जो सेक्शन आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है उसका अच्छा लेवल पूछ ले और बाकी सेक्शंस का इजी लेवल पूछ ले जो आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है लेकिन ऊपर ऊपर से देख रखा है, तो इट कैन बी योर गुड डे। तो एग्जाम डे वाले दिन बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी जिसका कंट्रोल आपके पास नहीं है। ठीक है, तो मॉक्स भी आपको इसी चीज के लिए रेडी करने के लिए होते हैं कि देयर विल बी अ वैरायटी। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के मॉक देते हैं, वहां पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ चीजें ज्यादा मुश्किल पूछते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे सारे पेपर आसान बनाते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मुश्किल बनाते हैं। तो यू सिलेक्ट एंड देन यू अटेम्प्ट द पेपर, राइट। तो हमने कोशिश करी एक मॉडरेट लेवल का पेपर आप लोगों के लिए रखा गया। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल स्कोर इस तरीके से रहा और 300 प्लस स्कोर करने वाले 2560 कैंडिडेट्स हैं। आई होप यू लर्न अ लॉट इन द मॉक। उसके अलावा टॉप 15 एस्पिरेंट्स की आप यहाँ पे स्कोर्स देख सकते हैं क्या रहा है। टॉप 15 का एवरेज इतना रहा है। मीडियन स्कोर की बात करेंगे तो 257 है और एवरेज स्कोर इस पर्टिकुलर टेस्ट में एस्पिरेंट्स का रहा है 231 मार्क्स। ठीक है, अब हमारे स्कोर में 231 है, आप किसी दूसरे टेस्ट से कंपेयर करेंगे वहां पे आप देखेंगे एवरेज स्कोर ही बच्चों का 300 आ रहा है या 280 एवरेज स्कोर चल रहा है बच्चों का। ठीक है, तो उसमें 280 स्कोर भी आपका इज इक्वल्स टू 230 ओनली। ठीक है, अगर वहां का एवरेज आपका 280 है सारे बच्चों का, मान लो कोई पर्टिकुलर टेस्ट है 30,000 बच्चों ने दिया या 20,000 बच्चों ने दिया और एवरेज आपका 280 है और यहाँ पे आपने टेस्ट दिया 30,000 बच्चों ने सेम और यहाँ पे एवरेज है 231 के आसपास या 232, तो लगभग इक्विवेलेंट ही है ये दोनों टेस्ट। मीडियन भी लोगों का फिर उतना ही चेंज आपका मीडियन में भी आ जाएगा, तो इट डजंट मेक सेंस। बट यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ देखा भी होगा और मुश्किल पेपर के लिए आप रेडी भी रहेंगे एग्जाम में। अगर एग्जामिनर ने लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया, अभी सीजीएल टीयर 1 को लेके आप सभी लोगों को पता है कि कितना प्रोटेस्ट हुआ इस चीज को लेके, क्योंकि पेपर का लेवल इजी की वजह से आपकी कट ऑफ भी बहुत हाई चली गई एंड और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जो इस बार अलग थे बाकी हर साल के पेपर से। तो पेपर का लेवल एसएससी को सुधारने के लिए बात की जा रही है। ठीक है, और अगर एसएससी ने मान लो टीयर 2 का पेपर का लेवल थोड़ा सुधारा तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो अपने अटेम्प्ट करने का तरीका मत बदलिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर मैं परसेंटाइल बेसिस पे देखूं तो यहाँ पे आप ओवरऑल देख सकते हैं परसेंटाइल क्या रही। जैसे 290 के आसपास आपकी 81.37 परसेंटाइल रही टेस्ट के अंदर। ठीक है, इस तरीके से बाकी आप यहाँ पे 320 आप लेके आ रहे हैं तो 97 परसेंटाइल आ रही है, मतलब बहुत ही अच्छी परसेंटाइल है। आपको अपनी ड्रीम पोस्ट जॉब है ऑप्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा अगर इससे आपका आए तो चांसेस हैं कि आपको मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से बाकी परसेंटाइल आप देख सकते हैं। सेफ स्कोर अनरिजर्व कैटेगरी का मेरे हिसाब से इस टेस्ट में 290 मार्क्स के आसपास रहेगा और 300 प्लस रहेगा 4200 एंड 4600 ग्रेड पे पोस्ट के लिए। ठीक है, इसी तरह से ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के में आप 2 नंबर घटा सकते हैं, 2 से 3 नंबर, और एससी एसटी में ज्यादा रिडक्शन आ जाएगा इससे। जो लेवल 1 था, सेक्शन 1 था, जनरली बच्चों की हमेशा क्वेरी रहती थी सर आप सेक्शन 1 हार्ड बनाते हो, सेक्शन 2 बहुत इजी रख देते हो। तो इस बार हमने थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करी, एग्जाम से पहले आपको रेडी करने की कोशिश करी कि भाई ऐसा रिवर्स होके भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि एक ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के मॉक्स दे रहे होते हैं, तो उन्हें इस चीज के लिए भी रेडी रहना है भाई
कि लेवल बदल दिया तो क्या होगा, अब हमने सेक्शन 1 स्मोक में इजी रखा और सेक्शन 2 का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया। सेक्शन 1 में अगर देखूं हम, सेफ स्कोर यहाँ पे आ जाएगा आपका 150 प्लस, इसका ओवरऑल लेवल मॉडरेट था। आप देखेंगे यहाँ पे 170 से ज्यादा स्कोर करने वाले 416 बच्चे थे 180 में से। जब लेवल थोड़ा सा इजी हुआ तो ऐसी चीजें जंप करेंगे, ठीक है। 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले 6732 एस्पिरेंट्स थे, तो मिनिमम 150 तो आपको इसमें स्कोर करना ही था, और 160 प्लस इज अ गुड स्कोर, 150 प्लस इज ओके। एंड इन सेक्शन 2 स्कोर जो सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा अप था, तो इसमें सेफ स्कोर आपका 140 प्लस रहेगा आउट ऑफ 210। ये 210 में से है और वो 180 में से था, ठीक है। तो लेवल विल कीप ऑन शिफ्टिंग, एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। देखते हैं कि अनेक्स बिल्कुल अलग किस तरीके से चीजें चलती हैं, राइट। अब हम मैथ्स के सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 ये डिविजिबल है x माइनस 5 से, तो हमें a का मान बताना है। अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिविजिबल होता है तो हम जनरली इस पॉलिनोमियल को x माइनस 5 को 0 के बराबर इक्वेट करते हैं और हम कहते हैं x का मान आ गया 5। x को 5 यहाँ पे रखोगे, इससे डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 मिलेगा ना। तो अगर x को 5 रखते हो यहाँ पे, तो अगर कुछ रिमाइंडर दे रखा होता तो 5 रखने के बाद जो वैल्यू आती है उस रिमाइंडर के बराबर पुट करते हैं। अगर रिमाइंड डिविजिबल है तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। x को यहाँ पे 5 रखूंगा तो 3 5 का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4 ये 0 के बराबर हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे 25 75 79 माइनस का 79 और ये 5 इधर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये a के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो गया? 15.8 नेगेटिव का। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है दो जो सम है ना, दो कजन की एज का वो 46 ईयर्स दे रखा है। तो पहले कजन की एज x मान लेता हूं, दूसरे की y, और ये हो गया 46। 8 साल पहले चला जाऊं तो जो एल्डर वन है वो ट्वाइस है यंगर वन के, तो 8 साल पीछे चला गया। x को बड़े वाला कजन मान लिया, तो ये भी 8 साल पीछे चला गया, तो इसका ये क्या हो गया? डबल हो गया, ठीक है। तो हमें बताना है प्रेजेंट एज क्या होगी एल्डर सन की, तो x का मान निकालना है। आप कहेंगे सर यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, x निकालना है ना, तो y को x के टर्म्स में पुट करेंगे तो 46 माइनस x आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो ये 38 माइनस एक्स बचेगा, x माइनस 8 इक्वल टू 2 इंटू 76 प्लस 8 84 3x के बराबर, और x आ गया मेरे पास यहाँ पे 28। चले आगे। दूसरा तरीका ये हो सकता था, ये मैंने बेसिक से कर दिया, रेशियो मेथड से अगर आप करना चाहें तो इसे ऐसे देख सकते हैं। देखो आज के टाइम में इन दोनों की एज का सम 48 है, तो अगर 8 साल पीछे चले जाऊं तो दोनों की एज का सम कितना होगा? आप कहेंगे सर 46 इंटू में 2 इंटू में 8 और माइनस में 2 इंटू में 8, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 30। तो 8 साल पहले एज का रेशियो एल्डर वर्सेस यंगर ये क्या है? 2:1 है। तो 3 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे पास 2:20 को, तो 8 साल पहले बड़े बेटे की एज कितनी हो गई? 20, और प्रेजेंट में अगर मैं जाऊंगा तो इसमें प्लस 8 और करना पड़ेगा, तो ये हो गया 28। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। रेशियो में चलना है तो रेशियो में कर लो। रेशियो में जनरली कुछ बच्चे गलती से कई बार क्या कर लेते हैं, 46 माइनस 8 कर देते हैं खाली, जबकि 2 इंटू 8 करना है आपको। तो बस वो मिस्टेक मत करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हमारे पास 10a दे रखा है हमें, और इसका मान बताना है कि बताओ p का मान क्या होगा इस एक्सप्रेशन में। तो 10 क्या होता है? ये तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। आप देखेंगे अगर ये है तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 25, इसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे। तो 10a तो 7/24 दे ही रखा है,
माइनस सेक ए, तो ये 25 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। साइन ए, ये हो जाएगा मेरे पास 7/25, और ये किसके बराबर है, माइनस p/28 के। सिंप्लीफाई करना है बस, क्वेश्चन खत्म। 7 में से 25 को घटाऊंगा तो माइनस 18/24, 18/24 तो 3/4 हो जाएगा, और 7/25 में 7 इधर चला जाएगा और 25 ऊपर चला जाएगा, और ये किसके बराबर, माइनस p/28 के बराबर। आप देखेंगे यहाँ पे 28 और 28 कट रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो p आ गया 75। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, साथ के साथ करने वाला सवाल था। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दे रखा है। मेरे पास क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप बना सकते हैं, ट्रेपीजियम बना दिया, वैसे क्वाड्रिलेटरल मान के चलो। एबीसीडी, इसमें एंगल सी और एंगल डी के बाइसेक्टर ई पॉइंट में मिलते हैं, तो ए बी सी एंड डी, एंगल सी और एंगल डी के बाइसेक्टर मिलते हैं एट पॉइंट ई। हमें दे रखा है एंगल ए 49, एंगल बी का मान बताना है। अगर एंगल सी ई डी ये 59 दे रखा है, इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि हमारे पास कंसेप्ट कहता है कि इन दोनों का जो एवरेज होगा ना वो इसके बराबर होता है इस एंगल के, ये प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, तो कैसे आता है वो भी आप देख सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो d/2 हो गया, ये हो गया मेरे पास c/2, और अगर मैं बात करूं d/2 c/2, ऐसे अगर मैं a/2 की बात करूं और b/2 की बात करूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 180 होगा, तो इनके हाफ का सम कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 होगा, तो इनके हाफ का सम 180 होगा। ठीक है, अगर हाफ का सम 180 होगा तो दिस प्लस दिस भी 180 होगा, एक ट्राइंगल का एरिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के हाफ के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो आप यहां पे सोल्व करेंगे तो मैं कह सकता हूं 49 प्लस b/2, ये किसके बराबर, 59, 59 इंटू 2, ये हो जाएगा मेरे पास, इसे ब्रेक भी करना है तो ऐसे कर लो ना, 59 प्लस 59 इंटू 2 करने का मतलब ये है माइनस 49। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए करा बस मैंने, यहां से काटूंगा 10, 59 प्लस 10 दैट इज 69। ठीक है, चलें आगे। अगला सवाल कहता है x इतना, y इतना और z इतना, तो बता दो ये क्या होगा। जब ये मेरे पास सीक्वेंस में दे रखे हो, इनके बीच का गैप से मान लो यहाँ पे 1 है, तो इसे मैं मान लेता हूँ जनरली k अगर 1 आ जाए, उस केस में x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z का फॉर्मूला होता है 9bk², वेयर b इज द क्या होता है, मिडल टर्म। तो मेरे पास 9 इंटू में 1 इंटू में गैप कितने का है, 1 का है, तो 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 999। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला सवाल मेरे पास कहता है 600 मीटर की एक रेस है, ए बी को स्टार्ट देता है 5 सेकंड का, फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। ठीक है, ए और बी की स्पीड का रेशियो 2 है, तो बी की स्पीड बताओ। ए और बी की स्पीड का रेशियो है 2:1। अगर मैं टाइम की बात करूं, ए बी को स्टार्ट देने के बाद भी जीत रहा है ना, तो मैं मान लेता हूं ए को लगेगा टाइम टी, तो बी को कितना लगेगा, 5 सेकंड का स्टार्ट दिया फिर भी जीत गया 20 सेकंड से, तो 25 सेकंड फालतू लगेंगे बी को, तो बी को लगेंगे टी प्लस 25। ठीक है, रेस कितने मीटर की है मेरे पास, 600 मीटर की रेस है, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो टाइम क्या हो जाता है, स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ए और बी का टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे ए को कितना टी टाइम लग रहा है, बी को 25 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, इनके टाइम का गैप भी कितना है 1:, यहाँ पे है 25 सेकंड ज्यादा, तो 1:25 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 50 सेकंड्स को। तो बी को 600 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 50 सेकंड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 600/50, ये मीटर में ये सेकंड में है, तो ये वाली वैल्यू हो गई 12 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। कहता है ए अकेला एक काम को 10 दिन में, बी 16 दिन में और सी 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, साथ में मिलकर काम की शुरुआत करी, बट
3 दिन तक काम करा, उसके बाद ए और सी काम छोड़ के चले गए, तो बी अकेला काम को कितने टाइम में करेगा, बचे हुए काम को। टाइम दे रखा हो तो टोटल वर्क, इन तीनों का एलसीएम ले लिया करते हैं हम। इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये 5x2 है, ये 8x2 है, और ये 6x2 नहीं, 2x5 4x4 16 तो अलग के अलग, 16 का मल्टीपल तो हो गई, 16x5 80, 80 12 से नहीं कटेगा, इंटू 2 कर दो 160, 160 क्या आएगा क्या, 160 भी नहीं कटेगा। अच्छा यहाँ पे 3 है, 3x4 16 और यहाँ पे 2x5, तो एक 3 का फैक्टर लेना पड़ेगा, एक 5 का लेना पड़ेगा, और 16 116 पंजे 80 240, दिस विल बी माई एलसीएम। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी मेरे पास 24, बी की एफिशिएंसी 15 और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई मेरे पास 59। साथ मिलके कितने दिन तक काम करा, 3 दिन तक, तो कितना काम कर लिया 177, बचा हुआ काम कितना है 63। ये किसे करना है, बी को करना है, तो कितने दिन में करेगा, तो 63 भाग 15। आप कहेंगे यहाँ पे 3 से काट दो 21/5 और ये आ जाएगा 41/5। दिस विल बी माय आंसर। चले आगे, अगला सवाल, मोड और मीन दे रखा है, मीडियन बताना है। जब मोड मीन दे रखा हो तो हमें पता है मोड होता है हमारा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मोड है 32.1। हमें क्या बताना है, मीडियन बताना है ना, तो 2 मीन को इधर ऐड कर लेंगे, 2 इंटू 35.4 है, और हमारा 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया मीडियन। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, यूनिट डिजिट सबकी डिफरेंट है, तो यूनिट डिजिट से ट्राई करेंगे। चलो 1 2 और 4 8 पॉइंट के बाद, 8 + 1 9, 3 से डिवाइड करूंगा, पॉइंट के बाद 9 है, 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं, 9 आए तो 3 से, तो लास्ट डिजिट होगी 3। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट, खत्म। चलें आगे, अगला सवाल हमारे पास 10 आइटम्स हैं मेरे पास, जिसमें सम ऑफ ऑल दी आइटम्स दे रखा है 235, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दी आइटम्स दे रखा है इतना, हमें बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फॉर्म में एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी आइटम्स का स्क्वायर अगर मैं कर दूं और n से डिवाइड कर दूं, माइनस में, सॉरी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दी आइटम्स को n से डिवाइड करा, माइनस में, ये जनरली क्या होता है, ये हमारा होता है एवरेज कह लो या मीन कह लो, सम ऑफ ऑल दी आइटम्स डिवाइडेड बाय n, तो एवरेज का स्क्वायर, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ठीक है, एक फॉर्मूला हम स्टैंडर्ड डेविएशन का ये भी पढ़ते हैं, रूट में समेशन ऑफ xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n, है ना, जिसमें i मेरा n से लेके n तक जाता है, यही से एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट निकल के आ जाता है, तो ये भी याद रख लेना। और अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द आइटम्स इज 6750, नंबर ऑफ आइटम्स इज 10, और माइनस में मेरे पास 235 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, यही होगा। चलो सोल्व करेंगे, वैसे ऑप्शंस थोड़े दूर दूर हैं तो जल्दी आंसर आ जाना चाहिए हमारा। आप देखेंगे ये तो रूट में 675 बचा, और इधर मैं सॉल्व करता हूं, देखो पहले 5 से काट दो 2, क्योंकि 235 का स्क्वायर करने में टाइम लगेगा, तो बेटर है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 47 का स्क्वायर हमें पता है 50 से 3 कम है, तो 2500 से 300 कम 2200, और उसमें 50 से 3 कम था, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर वाली ट्रिक्स वाली वीडियो में बता रखा है ये, तो मेरे पास 2209 भाग 2 का स्क्वायर 4, 4 से इसे विभाजित करूंगा तो वैल्यू आएगी मेरे पास 5 4 2.25। अब देखो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ना, हमें इसे सोल्व करके रूट में बताना है, तो डायरेक्टली कर सकते हैं क्या ऑप्शन की मदद से। 675 में से 540 भी अगर मैं घटाऊं
तो मेरे पास बचेगा 135, है ना। 135 किसके स्क्वायर के आसपास हो सकता है? 135 जाएगा मेरा, 12 का स्क्वायर होता है 144, उससे तो कम होगा, तो 11 के स्क्वायर के आसपास जाएगा, तो मेरा जो आंसर होगा वो 11 पॉइंट समथिंग होगा। अब एग्जैक्टली 11.08 तक जाएगा या नहीं जाएगा ये देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये 675 है, ये 435, 47 आ गया, चलो 2209 आ गया, 5 से गया, यहाँ पे 52 है 11 पे, क्योंकि 130 समथिंग जा रहा था तो 11.5 समथिंग आता, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कैलकुलेशन पे, तो ये सही करना पड़ेगा। ये 552.25 आएगा, तो मेरे पास यहाँ पे रूट में वैल्यू जो बचेगी 0.75 और ये वाली वैल्यू 30। अब 11 का स्क्वायर होता है आपको 121, तो 11 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा उसके आसपास ही, तो 11.08 सीम्स अप्रोप्रिएट। चलें आगे। पूरी कैलकुलेशन बहुत ही रेयर क्वेश्चंस में करनी पड़ती है। एक कलश है जिसके अंदर 7 व्हाइट 5 ब्लैक और 3 रेड बॉल है। 2 बॉल को रैंडमली सिलेक्ट किया, हमें बताना है कि उनमें से एक बॉल क्या होगी, हमारी व्हाइट होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर टोटल कितनी बॉल हो गई, 7 5 12 और 3 15, 15 में से कितनी बॉल निकालनी है, 2, तो टोटल केसेस ये बनेंगे। अब हमें क्या चाहिए, एक व्हाइट बॉल चाहिए, तो 7 व्हाइट बॉल है, 7 में से एक सिलेक्ट कर ली, बाकी रिमेनिंग बॉल्स कितनी है मेरे पास, 8। कोई दूसरी जो बॉल हो वो कोई भी हो सकती है उनमें से, क्योंकि हमें क्या है प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक बॉल व्हाइट हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 बॉल व्हाइट वाली हमें निकालनी पड़ेगी, तो वो ये आएगा हमारे पास ये। जब 7C1 7 को रिप्रेजेंट करेगा, 8C1 8 को, 15C2 है तो 15 और यहाँ पे 2 है तो 2 वैल्यूज लेंगे 14 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। दिस विल बी माय आंसर। ये 7 7 से कट गया तो 8 भाग 15, दिस seems to be my answer, ठीक है। अच्छा, अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहें कि आपको क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज व्हाइट, एक बॉल, दोनों में से एक बॉल व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो दूसरा तरीका क्या होता है, आप कहते हैं सर टोटल 15 बॉल है, व्हाइट पहली बॉल व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 भाग 15, दूसरी व्हाइट ना निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8 भाग 14 होगी, ठीक है। ये तो एक केस आया, लेकिन आपको यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम व्हाइट निकालनी, हो सकता है फर्स्ट टाइम में व्हाइट ना निकले, तो आप कहेंगे सर पहली व्हाइट ना निकलने की प्रोबेबिलिटी है इतनी और दूसरी बॉल व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 14 बॉल बची, व्हाइट है टोटल 7, तो ये होगी हमारी दूसरी बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। आप देखेंगे दोनों सिमिलर ही है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 4 भाग 15 और यहाँ पे भी सेम 4 भाग 15, तो 8 भाग 15। 4/15 मत मार्क कर देना, गलती हो जाएगी, आंसर आएगा 8/15 इस क्वेश्चन का। इसलिए मैंने दोनों मेथड से बताया जिससे कि आपकी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। कहता है यहाँ पे 2 डाइस का गेम है, जो फेंकने वाला है वो हार जाता है अगर दोनों डाइस पे जो सम बनता है ना वो 2 4 या 12 बन जाए, जीतता है अगर 5 या 11 बन जाए। रेशियो बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होगी फर्स्ट थ्रो में, ठीक है। अगर हम 2 डाइस एक साथ फेंक रहे हैं तो 2 कब कब आ सकता है, आप कहेंगे सर पहले में भी 1 आए और दूसरे में भी 1 आए, तभी मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। 4 कब कब आ सकता है, 4 के लिए आप कहेंगे सर देखो स्टार्टिंग से लेके चलो, सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, तो हमें 1 चाहिए और उसके साथ 3 चाहिए, ठीक है। और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, तो 3,1 भी हो सकता है। और दूसरा क्या, आप 1 से आगे बढ़ेंगे तो 2, तो 2,2। अब हमें इतने केसेस में हमें क्या मिल सकता है, 4 मिल सकता है। क्या कोई और केस है यहाँ पे, नहीं है, है ना, क्योंकि 2 के बाद तो फिर 3 1 आ जाएगा, वो हम लिख चुके ऑलरेडी। हमें चाहिए सम 12, तो ये तो एक ही केस में आ सकता है 6,6। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, 5 इवेंट्स हो गए मेरे पास टोटल। ये हो गया हारने के। जीतने के क्या है,
सम मेरा 5 आ जाए या 11 आ जाए। अगर मुझे सम 5 चाहिए तो कैसे आ सकता है, 1 4 4 1 5 हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, 1 से आगे बढ़ा 2, 2 के बाद 3 और फिर इसका रिवर्स 3,2। क्या और कोई केस बन सकता है, नहीं बन सकता। 11 बनाना है तो आप कहेंगे सर लास्ट से स्टार्ट करो, 6 सबसे बड़ा है और उसके साथ लेना पड़ेगा 5 और इसका रिवर्स 5,6। क्या और कोई केस पॉसिबल है, नहीं है। तो ये 12 आने का केस। तो मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने बन गए, 6 पॉसिबल केसेस बन गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एंड विनिंग, इसका रेशियो बताना है। तो लूजिंग है 5, विनिंग है 6, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो दोनों केसेस में सेम ही होंगे तो वो तो कट ही जाएगा प्रोबेबिलिटी का रेशियो निकालते टाइम। तो 5:6 ही मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। एक बास्केट के अंदर, बास्केट ए में 9 एप्पल और 12 बनाना है, बास्केट बी में 10 एप्पल 15 बनाना है, बास्केट सी में 8 एप्पल्स एंड 16 बनाना है। तो हमें बताना है रेशियो ऑफ एप्पल एंड बनानाज इन, ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, ये आप सेटिस्फाई कर लो। तो ए बी और सी, बास्केट एप्पल रेशियो बनाना बताना है हमें। तो 9/12 10/15 और यहां पे मेरे पास 8/16। तो आप देखेंगे 3 से काट दूंगा तो 3/4 बचेगा जो कि 0.75 होता है, 2/3 0.66 होता है और 1/2 0.5। तो हमें समझ में आ रहा है क्या कंडीशन बन रही है, सबसे ज्यादा बास्केट ए, फिर बास्केट बी और फिर बास्केट सी। तो बास्केट ए में बड़ा होगा, तो जब भी ए है तो बड़ा वाला साइन आना चाहिए इसकी साइड, यहां पे आ रहा है इक्वल्स टू तो है ही नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक कंटेनर के अंदर 80 लीटर ऑफ शुगर सिरप है, 16 लीटर शुगर सिरप को रिप्लेस कर दिया वाटर से और इस ऑपरेशन को एक बार और किया। तो हमें बताना है क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप मिक्सचर में क्या रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 80, रिप्लेस कितना कर रहे हैं 16, कितना है इसका ये 16/80, क्या मैं 1/5 को रिप्लेस कर रहा हूं। अब हमारे पास शुगर सिरप है ना, ये तो धीरे धीरे रिड्यूस होगा क्योंकि शुगर सिरप निकलेगा, हमने क्या डाला, पानी डाला, फिर सॉल्यूशन निकलेगा, फिर हमने पानी डाला। तो शुगर सिरप इनिशियली अगर 80 है तो हर बार जब भी रिप्लेसमेंट होगा 1/5 हट जाएगा और कितना बचेगा 4/5 रह जाएगा इसका। और ये ऑपरेशन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तो हमें बताना शुगर सिरप फाइनली कितना रहेगा। सॉल्व कर लो। आप कहेंगे सर यहाँ पे 25, चलो 80 इंटू में 16 इंटू में 25, 5 से काट दूंगा तो 5 और यहाँ पे ये 16, 256 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा मेरे पास, जिसे मैं 51.2 भी कहता हूं। चले आगे। अगला सवाल मेरे पास, पी, क्यू और आर ने इतने इतने और इतने रुपए एक बिजनेस में इन्वेस्ट करे, अगर क्यू का शेयर इतना है तो आप बता दो पी और आर का शेयर क्या होगा। फाइंड द शेयर ऑफ पी एंड आर का अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब सम पूछा है हमसे। तो जितने पैसे निवेश करें उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट भी होगा। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखो, 2 जीरो कट जाएंगी सब जगह, 126, 112 एंड 245, ये रेशियो हुआ। 126 और 112 किससे कटेंगे ये वाली वैल्यूज, 4 9 5 9 11, ऐसे तो दिख नहीं रहा। 14 के फैक्टर में जा रही है ये, 14 9 जा 14 8 जा। तो क्या ये 14 से तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 7 से कट सकता है, 3 और 5, ठीक है 7 से कट जाएगा ये अगर मैं काटूं तो। 7 35, 7 जा 1 6 और ये 1 8। इस रेशियो में इन्वेस्ट करा, क्यों का प्रॉफिट 16 रेशियो 1280 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 प्लस 35 53 रेशियो का मान बताना है। तो आपको दिख रहा है 16 8 जो होता है 128, तो 80, 53 इंटू में 8 4 24 और एक 0। अगला सवाल हमारे पास,
कहता है फोर्थ प्रोपोर्शनल बता दो इनका कि क्या होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल को अगर मैं k मान लूं तो हम कहते हैं फर्स्ट और k इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 इंटू में k, x प्लस वाई x माइनस वाई, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। और इसे ब्रेक करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही है। तो यहां से ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के और के 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1, दिस इज माय आंसर। चले आगे, अगला सवाल कहता है इनिशियली एक कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है, बर्थ और डेथ रेट हमें दे रखे हैं इतने 13% और 9%। तो हमें बताना है 2 साल के बाद कंट्री की पॉपुलेशन क्या होगी। देखो हर साल कितने लोगों का जन्म हुआ, 13%। मान लो आज पी पॉपुलेशन है, इस साल 13% लोग और जन्मे पी के, और पी के 9% लोग मर गए। तो इफेक्टिव चेंज कितना आया, आप कहेंगे सर 13 माइनस 9, ये आया 4%। तो हर साल पॉपुलेशन 4% से बढ़ रही है। 2 साल के बाद कितनी होगी, 187,500 इंटू में 4% और 4%, या तो आप इफेक्टिव लगा लो लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा चली जाएगी, 8.16 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है। तो बेटर है हम 4% क्या होता है 25 का 26 बनेगा 2 बार। दिस विल बी माय आंसर। अब काटेंगे इसे, तो पहले 25 से अगर मैं काटता हूं, या तो आप चेक कर लो 26 मतलब 13 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 13 का मल्टीपल ढूंढ पाए आप तो भी हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर आना है। वरना आप देखो पहले तो ये 25 से 2 जीरो को काटूंगा तो इंटू में 4 हो जाएगा मेरा, ठीक है। फिर इस 25 से इसे काट लो, 7 जा और 5 जा, 75 ही जा रहा है। ये तो हो गया 300, और अगर ये 300 है ये 576 है। अब यूनिट डिजिट से 3 सीख जाए 18, 8 लास्ट में 2 जीरो आएंगी, तो यही आंसर हो सकता है 202। क्लियर है, चलें आगे। कह रहा है एक आइसक्रीम का कोन है जिसकी वॉल्यूम इतनी दे रखी है और हाइट दे रखी है कोन की डबल द रेडियस ऑफ द कोन, तो स्लांट हाइट बता दो। आइसक्रीम का हमने कोन बना दिया, अगर ये r है ये 2r है, स्लांट हाइट क्या हो जाएगी r स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, तो √5r होगी। आपको ये समझ में आया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मतलब रूट में 5 तो आएगा, ऑप्शंस में भी दिख रहा है हमें 5 आते हुए रूट्स में, तो हमें सोल्व ही करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं कर सकते। वॉल्यूम इतना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो r स्क्वायर और हाइट कितनी है 2r, तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटू में 2r, और ये हो गया 128/3 पाई, पाई 3 कट गया, 2 से काटूंगा 64, r³ 64, तो r आ गया 4, अगर r 4 है तो 4√5 हो गया। तो रूट में अगर इसे लिखना चाहूंगा कि सारे पूरे रूट में, तो 4 × 4 16 × 5 80। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक पर्सन ने 5000 रुपीज बोरो करे 2 साल के लिए 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से, इमीडिएटली उसने इसे 2 साल के लिए ही 25/4% पर एनम पे दे दिए, तो उसका फायदा क्या हुआ होगा इस ट्रांजेक्शन में। आप कहेंगे सर टाइम तो 2 साल ही है, इंटरेस्ट रेट देखो 4% और यहाँ पे क्या है 6.25, या फिर जो चेंज देखूंगा इंटरेस्ट रेट में वो इसमें से इसे घटाऊंगा, तो 4 4 16, 25 में से 16 घटाए तो 9/4% का इंटरेस्ट रेट का फायदा है। 1 साल पे तो 2 साल पे इतने का होगा, और टोटल अमाउंट कितना है 5000, तो ये परसेंट है तो डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूं, और यहाँ पे 5000 को गुना कर सकता हूं, ठीक है। तो टोटल फायदा इतने का होगा। आप देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से काटूंगा 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटूंगा तो 25, और 25 × 9 225,
दिस विल बी माई आंसर। अगला सवाल, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरे पास दो सर्कल दे रखे हैं, एक का रेडियस 10 है और एक का रेडियस हमें दे रखा है 22। इनके सेंटर के बीच की दूरी हमें दे रखी है 37। डायरेक्ट कॉम्बिनेंट टेंजेंट जो है उनके टचिंग पॉइंट्स हमें दे रखे हैं एम और क्यू, और हमें इस एम क्यू की ही लेंथ बतानी है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है बेसिकली। वो क्या होती है मेरे पास, वो होती है रूट में जो डी है 37 स्क्वायर, इसमें से हम रेडियस के सम के स्क्वायर को घटाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे रेडियस के डिफरेंस को स्क्वायर को घटाते हैं, सॉरी, तो मेरे पास 22 माइनस 10 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे ये तो बचेगा 12, ये बचेगा मेरे पास 37। 37 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं 35 से, तो बाहर निकलेगा 35। दिस इज माय आंसर। अगला सवाल हमारे पास, एक पर्सन 28 किलोमीटर चलता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हमें बता दो सेम टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर मैं बात करूं टाइम कितना हो जाएगा 28 किलोमीटर, अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है तो 28 भाग 8 इतना टाइम लगेगा। इस टाइम में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना चलेगा, टाइम इंटू स्पीड है डिस्टेंस, तो ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म है। यहां पे आप काट लोगे 3 और 4 से काटूंगा 7 और ये आ गया 20। सॉरी। अगला सवाल हमारे पास कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे 4 से, 4 6 8 9 10 ये 5 कंपोजिट नंबर हो गए, इनका एवरेज बताना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 10 20 35 5.4 विल बी द आंसर, 7.4, ठीक है। चलें आगे। कंपोजिट नंबर वो जो 1 अपने आप से और किसी एक से, मतलब मिनिमम 3 वैल्यू से कटे वो कंपोजिट कहलाता है, वो 4 से स्टार्ट होते हैं हमारे। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 8.1 मीटर है, ये शैडो बनाता है 4.15 मीटर की। तो ये लाइन मान ली मैंने, यहां पे हम एक वर्टिकल पोल को खड़ा कर देते हैं जिसकी लेंथ है हमारे पास 8.1, ये शैडो बनाएगा 4.15 की। आगे कहता है एक पेड़ है जो 40 मीटर लॉन्ग शैडो बनाता है सेम कंडीशन में, तो उसकी हाइट बता दो। तो यहां पे मैंने मान लिया एक पेड़ रहा होगा जो 40 मीटर लंबी शैडो बना रहा है सेम कंडीशन में। तो आपको पता है जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है शैडो वाला, तो हम मान के चलते हैं कि जहां पे शैडो बन रही है यहां से अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाए सन का, तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा और यहाँ पे भी थीटा बनेगा। सन की वजह से ही हमारी ये परछाई बन रही होती है, क्योंकि सन बहुत दूर होता है तो हम दोनों ऑब्जेक्ट में मानेंगे सेम एंगल पे धूप पड़ रही होगी। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाता है। तो मैं कहूंगा 8.1 डिवाइडेड बाय 4.15, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास हाइट ऑफ ट्री डिवाइडेड बाय 40 के। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हटाया, दो एक जीरो लग गई। कैलकुलेशन आप देखेंगे यहाँ पे 81 है, 4.15 है, 83 है, ये 8.3 है, सॉरी, सही कर लो इसे। तो 83 से तो ये पूरा का पूरा 5 टाइम्स जाएगा, या फिर 415 इंटू 2 830 हो जाएगा। तो हाइट क्या हो जाएगी मेरे पास 40 इंटू 280, ठीक है। वरना हम यहाँ से भी देख सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। 4.15 इंटू 2 टाइम्स आ रहा है, तो हाइट क्या हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, तो 40 इंटू 280। चलें आगे। अगला सवाल, इन रेडियस दे रखा है, एरिया दे रखा है, पेरीमीटर बताना है।
तो इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर इज द इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये हम पढ़ते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 343 एरिया है डिवाइडेड बाय इन रेडियस डेट इज 7। तो सेमी पेरीमीटर हो गया 49। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, सेमी पेरीमीटर इंटू में 2, तो ये आ गया पेरीमीटर और ये हो गया मेरे पास 98। अगला सवाल हमारे पास कहता है ए पर्सन लूजेज 18% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 87% ऑफ द रिमाइंडर, ही इज लेफ्ट विद 533, हाउ मच डिड ही ओरिजिनली हैव। एक पर्सन 18% लूज कर देता मनी को और उसके बाद जो बचा उसका 87% खर्च कर देगा, तो इतना बचेगा। तो किसके ओरिजिनली कितने रहे होंगे, मैंने मान लिया ओरिजिनली एक्स रहे होंगे। 18% खर्च कर दिया तो बचे 82%। अब इसका भी कितना कर दिया, 87% खर्च कर दिया और 87% खर्च कर दिया तो बचा 13%। और कितने रुपए रह गए उसके पास रह गए 533। हमें बताना है एक्स का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। वैल्यू जो ऐसी हैं 5000, 10,000, 1200, 1300, ठीक है। वैसे तो सिंपल कैलकुलेशन है, डायरेक्टली काट के देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो ये 2 से कट जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे 50 और ये 41। अब 41 और 13 में से 50 और 100 को तो कोई काट नहीं सकता, तो जो मेरा आंसर होगा 50 इंटू 100, ये 5000 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा, ये दिख गया। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर 10,000 बनाना है तो हमें 2 मिलना चाहिए। 1 इंटू 3, 3 से 3 को काटूंगा तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 1, तो 2 तो मिल नहीं सकता, तो 1 ही मिलेगा यहाँ पे। तो x का मान क्या होगा 5000 ही होगा, खत्म। चले आगे अगला सवाल। कहता है एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि स्टील से बनाया गया है, इसकी थिकनेस हमें 2 दे रखी है। इनसाइड रेडियस की बात करूंगा तो ये हमें 3 दे रखा है। हमें बताना वॉल्यूम ऑफ स्टील क्या होगी जो यूज होगी इसे बनाने में। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बताने, मतलब 11 का मल्टीपल नहीं चेक कर सकते। पाई को 22/7 ही लेना है। 4 ऑप्शन दे रखे। तो वॉल्यूम क्या यूज होगी, आप कहेंगे सर 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, कैपिटल आर मान लो ये, और ये है मेरा स्मॉल आर। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो बड़े वाले आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर को घटाएंगे तो हमें मिलेगा, स्फीयर नहीं है हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे 2/3 कर लो। कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यही होगी वॉल्यूम 22/7। और यहां पे आर रेडियस कितना है मेरा 3 और 2 5, तो यहां पे 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब, तो 125 माइनस 27 98 बचेगा। ये 98 तो कट जाएगा हमारा 7 से, तो ये 14 2 जा 14 ही आएगा, सॉरी। और 3 आगे नहीं कट रहा, आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो आप पहले ये 2 2 जा 4 इंटू 4 56, 11 को 56 से करना आसान है, तो 616 डिवाइडेड बाई 3 205.33 है क्या ऑप्शन में है। चले आगे। क्वेश्चन में दे रखा है 14 मैन एक काम को 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, 20 वीमेन 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो 14 मैन 6 डेज में, एक आदमी की एफिशिएंसी को मैंने m मान लिया, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। हमारे पास 20 वीमेन हैं 8 दिन में कर सकते हैं, तो into 8 ये भी टोटल वर्क हो जाएगा। उसके बाद कहता है 7 आदमियों ने काम करना स्टार्ट किया, 3 दिन तक काम किया और उसके बाद काम करना बंद कर दिया। तो 7 आदमी हैं 3 दिन तक काम करते हैं। कितनी वीमेन को काम पे लगाना चाहिए रिमेनिंग वर्क के लिए, जिससे कि जो टोटल काम है मेरा वो 6 दिन में कंप्लीट हो। तो आप कहेंगे सर 3 दिन तो आदमी काम कर चुके हैं, तो वीमेन बचे हुए 3 दिन काम करेंगी। मान लेते हैं एक्स वीमेन को काम पे लगाते हैं, तो ये भी मेरा टोटल वर्क हो गया। अब सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर सबसे पहले तो इन दोनों को इक्वेट कर दो।
मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं काटूं तो 2 7 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 21 मैन, 4 से काटा मैंने, यहाँ पे काटूंगा 5 इंटू 8 40 वीमेन के बराबर आ जाएगा। और मैन रेशियो वीमेन कितना आ गया मेरे पास 40 रेशियो 21, वही यहाँ पे पुट कर देंगे। टोटल वर्क में मैन की जगह 40 रख दूंगा तो 14 इंटू 40 इंटू में 6, ये किसके बराबर है, आप देखेंगे 7 इंटू में 40 इंटू में 3 प्लस यहां पे प्लस आएगा प्लस x इंटू में एक वीमेन की एफिशिएंसी 21 इंटू में 3, कुछ कॉमन है तो काट दो। अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे तो 7 से तो सब कट रहे हैं, 7 3 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे 2 बचेगा। अब आगे कुछ कट रहा है, 3 भी सब में कॉमन आ रहा है, 3 3 और यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे 40 चौक 160 माइनस 40 120 और ये भाग 3, ये x के बराबर आ गया। तो x आ गया मेरे पास कितना, 40। तो 40 वीमेन की जरूरत पड़ेगी। अगले सवाल पे चलता हूँ। एक ट्रेडर है 25% का डिस्काउंट देता है एमआरपी पे कैश परचेज पे। ट्रेडर भी 20% का डिस्काउंट देता है, ट्रेड डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट देता है 4% का सेम आर्टिकल पे, सेम प्राइस पे जो मार्क होता है जो ट्रेडर ए बेच रहा है बेसिकली उसी आइटम पे। जो ट्रेडर ए डिस्काउंट दे रहा है वो 360 रुपये ज्यादा है जो ट्रेडर बी डिस्काउंट दे रहा है, तो हमें बताना मार्क प्राइस क्या रहा होगा आइटम का। कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर ट्रेडर ए का तो फिक्स है 25%, ट्रेडर बी क्या कर रहा है पहले 20% और फिर 4% और। तो जब ऐसे डिस्काउंट दिए जाते हैं तो एक होता है ट्रेड डिस्काउंट जो एमआरपी पे लगता है, ट्रेड डिस्काउंट कटने के बाद जो वैल्यू होती है उस पे लगता है कैश डिस्काउंट। तो एक तरीके से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को आप सक्सेसिव डिस्काउंट्स के तौर पे ले सकते हैं। तो जो इफेक्टिव डिस्काउंट होगा मेरे पास इस केस में तो 20 का है, एक 4 का है, तो इफेक्टिव बनता है 20 प्लस 4 माइनस 20 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट में सक्सेसिव का। तो आप देखेंगे हमारे पास एक डिस्काउंट ये था, एक डिस्काउंट ये है, इन दोनों का जो डिफरेंस है डिस्काउंट का वो है हमारे पास 360 रुपीज का। तो अगर मैं परसेंटेज में देखूं एमआरपी को अगर हम 100% मानते हैं तो उस तरीके से हम इस तरह को लेके चलते हैं। तो ये तो 24 यहां से काटूंगा तो 1%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस ये 0.8 बचेगा ना, ये शायद 80 बाय 100 0.8, तो 1.8 ही हो जाएगा। 1.8% किसके बराबर 360, 2 टाइम्स जाएगा यहां से, और 100% निकालूंगा तो आपको पता है कि 2 के बाद कुछ जीरोज ही लगेंगे लगातार, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है क्वेश्चन में 4 हॉर्स जो है एक स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर पे ग्रेज कर रहे हैं। तो अगर मैं एक स्क्वायर बना लूं और 4 हॉर्स कोनों पे बिठा दूं तो वो ग्रेजिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कुछ एरिया स्वैप करेंगे वो ऐसे सर्कुलर रीजन में। साइड है स्क्वायर फील्ड की 63 मीटर, कहते हैं वो इस तरीके से ग्रेज करेंगे तो मिडल ऑफ ईस्ट साइड को टच कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे होगा तो ग्रेजिंग करेगा तो इस साइड के मिडल तक जाएगा और ऐसे इस साइड के मिडल तक जाएगा। जो यहाँ पे हॉर्स होगा तो वो यहाँ से लेके इसके मिडल तक, फिर ये यहाँ तक और फिर ये यहाँ तक, कुछ इस तरीके के रीजन को ये क्या कर पाएंगे, ग्रेज कर पाएंगे। हमें बताना है रिमेनिंग एरिया जहां पे वो ग्रेज नहीं कर सकते। मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है कि क्या हो। तो आप कह सकते हैं सर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये अगर 63 है तो ये 63/2 होगा, ऐसे ये भी 63/2। तो जो एरिया वो ग्रेज कर रहे हैं उसका रेडियस 63/2 होगा, हमें ये बताना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि हो जाएगा 63 का स्क्वायर माइनस में 90 90 90 90, टोटल एंगल 360 हो गया। तो सम चारों का जब मैं करूंगा तो ये पूरा एक सर्कल की तरह दिखेगा। तो मैं कह सकता हूँ 22/7 पाई होता है जो, और रेडियस का स्क्वायर डेट इज 63/2 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे 63 स्क्वायर तो कॉमन आ गया मेरे पास, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस ये 4 है, 22 को काटूंगा तो 11 बचेगा, और यहाँ पे 14, 11/14। आप देखेंगे 14 माइनस अगर कॉमन ले लो यहाँ पे
तो 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 11, दिस विल बी माई डिवाइडेड बाई 14, सॉरी, दिस विल बी माई आंसर। सोल्व करेंगे तो 7 से काट लेंगे 9 और यहाँ पे 2 बचेगा। जो भी आंसर होगा मेरा 9 से कटेगा, आप देख सकते हैं, तो आप या तो वो चेक कर लो। 2 से कटेगा तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी 5, वो तो आ ही रहा है। तो 7 8 5 13 नहीं हो रहा, नहीं सॉरी 15 और 5 20 नहीं हो रहा, 12 और 5 17 नहीं हो रहा, 13 5 18 हो रहा है, 8 5 13 नहीं हो रहा। तो 9 से कटने वाला एक ही संख्या था, तो वही आंसर आ गया। ठीक है, वरना इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको एक रेशियोज भी बता रखे हैं। मैंने आपको बताया है अगर मेरे पास जो एक ये हो ट्राइंगल, मतलब एक स्क्वायर, और उसके अंदर अगर मैं सर्कल डाल दूं, तो हम कहते हैं स्क्वायर का एरिया रेशियो सर्कल का एरिया होता है 14:11 और रिमेनिंग पोर्शन का एरिया होता है 3। क्या यहाँ पे ये रेशियो आप यूज कर सकते थे अगर सेम चीज चल रही है? यहाँ पे भी तो बेसिकली एक सर्कल ही बन रहा है ना पूरा का पूरा, जिसका रेडियस क्या है, साइड का आधा है ना। तो वो कंसेप्ट भी यूज करके हम कर सकते थे। और इस पे भी बहुत सारी फिगर्स बनाई थी मैंने, मेंसुरेशन 2D में आपको एक क्लास करा रखी है सर्कल और स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से। अगर आपने देखी होगी तो लीफ वाले क्वेश्चंस और बाकी सारी चीजें आपकी वहां पे बड़े इजीली हो जाती है। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। क्वेश्चन में कहता है 5x sec थीटा के बराबर है 5/x tan थीटा के बराबर है, तो इसका मान बता दो x² प्लस 1/x²। देखो चीजें आसानी है। थीटा का मान मेरे पास क्या है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो अपनी मर्जी से मैं थीटा का मान तो एज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, तो सोल्व ही करना पड़ेगा। अब मुझे x² प्लस 1/x², तो स्क्वायर तक जाना है ना। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम इनका स्क्वायर कर सकते हैं। sec और tan में एक रिलेशनशिप पता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है। तो मैं इन दोनों का स्क्वायर कर देता हूं और आपस में घटा देता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 5x का होल स्क्वायर दैट इज 25x² माइनस 25/x²। ये किसके बराबर आ गया, sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 के। 25 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 1/x², ये आ जाएगा 1/25 के। अब x² प्लस 1/x² बताना है, तो माइनस से अगर प्लस में जाना है, डिग्री सेम है, तो फॉर्मूला होता है जो माइनस में जो ये वाली वैल्यू है दैट इज 1/25 एज इट इज प्लस 4, इसका होल स्क्वायर प्लस 4, ये मेरा क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो अगर मैं सोल्व करूंगा इसे, तो मेरे पास 1/625 इंटू में 4 5, 625 इंटू में 4 2500 2501, और यहाँ पे 25 का स्क्वायर है, रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 बाहर आ जाएगा, 2501 डिवाइडेड बाय 25, दिस विल बी माय आंसर। ये ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। x प्लस 1/x अगर k है तो मेरे पास x माइनस 1/x होता है प्लस माइनस अंडर रूट में k² माइनस 4। और अगर हम ये क्या है, प्लस से माइनस में जा रहे हैं, माइनस से प्लस में जाएंगे अगर हम, तो हम कहेंगे x प्लस 1/x होगा रूट में प्लस माइनस k² प्लस 4। वो रिलेशनशिप यूज करी है। एक आदमी ने कुछ पैसे बोरो किए और इस चीज पे एग्री करता है कि वो 4200 रुपए पहले साल के अंत में और 4410 रुपए दूसरे साल के अंत में पे करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है 5% पर एनम, तो हमें बताना है कितना पैसा उसने बोरो किया होगा। इजी सवाल है। आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, मतलब 1/20 का क्या लग रहा होगा, ब्याज लग रहा होगा। तो उसने अगर 20 रुपए लिए हैं तो 1 साल के बाद उसे कितना देना पड़ेगा, 20 जमा 21 उसे पे करना पड़ेगा। अगर मैं 2 साल की बात करता हूं तो आप कहेंगे सर 1 साल की बात करो तो 20 का देना पड़ेगा 21, और 2 साल की बात करोगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 400 का पे करना पड़ेगा आपको, 440। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 1 ईयर और 2 ईयर की अगर मैं बात करूं। अब क्वेश्चन पे यहीं पे आ जाओ, हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। 1 साल के बाद उसने कितना पैसा लौटाया, 4200। तो आप कहेंगे सर 21 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 4200 को। तो मेरे पास 1 रेशियो 200 को और 20 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, इनटू में 200 कर दो
तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 4000। अब 2 साल के बाद क्या था, उसने पे कितना करा, 4410। तो 441 4410 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1:10 को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरे पास, 4000। तो टोटल उसने कितना पैसा प्रिंसिपल जो ब्याज पे लिया होगा वो कितना होगा, 4 और 4 8000। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी लोगों को? तो आई होप दिस क्लास इज क्लियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। अच्छे तरीके से आप अपना पेपर दीजिए, ठीक है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।